Question number 14.5 is, what is the Ohm's law and what are its limitations? So हमने बताना explain the Ohm's law, ठीक है. Ohm's law को explain करना है कि Ohm's law क्या है and then उसकी limitations को बताना है कि क्या limitations है, ठीक है. So Ohm law क्या हमें बताते हैं कि जो भी amount है current की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द बैटरी, ठीक है. क्या आएगा हमारे पास, द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the voltages या to the potential difference applied across the conductor. पहले हम इस चीज़ को करते हैं. अभी ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई जब तक हम आके इसके लिमिटेशंस नहीं लिखेंगे, बट अभी जस्ट हम इतने को अंडरस्टैंड करते हैं कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी करंट कंडक्टर से पास कर रहा होगा वो किसके इक्वल होगा या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड किया, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज अगर हम लोग ये बैटरी है या हम इसको पॉजिटिव है, कोई सेल से या किसी बैटरी से हमने किसी चीज़ को कनेक्ट किया हुआ है, बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है या कुछ भी, तो जितना इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है. और अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो उतना करंट कम फ्लो करेगा. इट मीन्स जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया उतना ही करंट फ्लो करेगा. तो हमारी ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी. अब हम इसकी आगे लिमिटेशंस को स्टडी करते हैं. जब तक हम वो नहीं लिखेंगे हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होगी. प्रोवाइडेड temperature and physical state of the conductor does not change. इस चीज़ का क्या मतलब है कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज. क्या मतलब है कि अगर लेट सपोज हमने एक रूम टेम्परेचर पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं. रूम टेम्परेचर कितना है, 25, ठीक है. अगर रूम टेम्परेचर पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि जितना पोटेंशियल वोल्टेज हम अप्लाई करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, उतना ही करंट फ्लो करें, ठीक है. अब अगर हम ये करते हैं कि हम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है. सो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करना शुरू कर दें तो इसमें कुछ और फैक्टर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो उसकी वजह से हमारे पास ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएंगे. तो क्या हुआ कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हमारे पास कुछ चेंजेस आ रहे. किस तरह से कि हम जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है एक कांस्टेंट, और इस केस में हमारे पास आता है रेजिस्टेंस एज अ कांस्टेंट, ठीक है. ये रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर हमारी इसकी जो हम ले रहे हैं, कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में आई जो है फ्लो कर रहे हैं ड्यू टू वी. अगर हम रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देंगे तो करंट फ्लो करना कम कर देगा, इवन अगर हम उतने ही वोल्टेजेस प्रोवाइड करें. यानी अगर हम 20 यहाँ पे कहते हैं 20 वोल्ट्स हैं, इट मीन्स इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट भी 20 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है. लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं पहले 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है जबकि रेजिस्टेंस 2 ओहम्स थी, तभी ये 20 बनेगा. अब अगर हम लोग कोई स्टेट चेंज करें, अब हम टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे हैं या हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई. लेट सपोज ये रेजिस्टेंस अब चली गई है 5 पे, ठीक है. तो 5 पे ये जाने की वजह से करंट डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर गया. तो अब इनमें क्या डायरेक्ट रिलेशन रहा, किस तरह से इसको हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाएं उतना करंट भी जो है वो बढ़ जाना चाहिए, इस तरह से, ठीक है. कि अगर हमने 2 यहाँ पे दिया, ये भी 2 हो गया,
यहाँ 4 दिया तो 4 एम्पियर करंट पास आउट कर गया, 6 दिया तो 6 एम्पियर करंट पास आउट कर गया, इतने वोल्टेज पे इतना करंट फ्लो कर गया। लेकिन अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो अब क्या होगा कि अगर हम 2 दे रहे हैं तो यहाँ से तकरीबन 1 या उससे भी कम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने कहा है कि जो भी टेम्परेचर है या फिजिकल स्टेट्स हैं उसके अलावा भी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, एक ही रखेंगे और उस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा V है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू I विच इज रेजिस्टेंस, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये लाइन लिखी कि प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट रिमेन्स द सेम या डज नॉट चेंज। सो ये था हमारा ओहम्स लॉ which is question number 14.5. Question number 14.6 is define resistance and its units. So हमने resistance को define करना है and उसके units को बताना है कि resistance क्या है and उसके units क्या हैं and किस तरह हम उसको define कर सकते हैं। Resistance basically क्या है? ये एक property of a substance है through which it can oppose the flow of current, ठीक है। So the property of material through which it can oppose the flow of current. So ये जो है मटेरियल की अपनी ही प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उनकी कोलिजन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन एटम्स उनके आपस में कोलिजन की वजह से या विद एटम्स की कोलिजन की वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, करंट को के रास्ते में रुकावट बन रही होते हैं, ठीक है। तो वो रुकावट जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। नाउ अब हम इसका देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है एंड इसके यूनिट्स किस तरह से आ सकते हैं। हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर बाई यूजिंग द ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जितना वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना ही जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा एट सर्टेन जो है रेजिस्टेंस, जब सर्टेन रेजिस्टेंस होगी तब ये काम होगा, ठीक है। सो अगर हम रेजिस्टेंस को सेपरेट आउट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला के लिए, R इक्वल्स टू V ओवर I, ठीक है। यानी अगर हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं उसको डिवाइड कर दें अगर करंट पे जो कि फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब V यानी पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्ट से, ठीक है। एंड I फॉर एम्पियर, ठीक है। I का यूनिट क्या है, एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर किसके इक्वल होता है, ये हमें रेजिस्टेंस शो करता है। अब इसके लिए वोल्ट पर एम्पियर के लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं विच इज ओहम, ठीक है। सो रेजिस्टेंस किससे शो की जाती है, ओहम से या वोल्ट पर एम्पियर से, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर या ओहम दोनों में से हम कोई भी लिखे तो उसका मतलब है कि ये हम रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ओहम को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ओहम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड देन 1 एम्पियर करंट विल फ्लो देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें और 1 एम्पियर करंट पास आउट हो जाए तो उस सूरत में हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी 1 ओहम। सो ये हमने डिफाइन कर दिया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कि ये प्रॉपर्टी ही है मटेरियल की जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को में रुकावट बनता है, ठीक है। सेकेंडली हमने इसका फॉर्मूला बताया कि R जो है V ओवर I के इक्वल होता है। यहाँ से हमने इसके यूनिट को डिफाइन किया कि इसके यूनिट ओहम है, और ओहम को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए तो तब हमारे पास रेजिस्टेंस होगी 1 ओहम। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14.6। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज 14.7। In 14.7 is what is the difference between the conductor and the insulator? Conductor and insulator.
कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? कंडक्टर्स वो हैं जिनके अंदर से इजीली हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, करंट जो है वो फ्लो करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसकी मेन रीज़न क्या है कि एक में से करंट फ्लो कर रहा है और एक में नहीं कर रहा, तो कंडक्टर्स में क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प आउट करते हैं करंट प्रोड्यूस करवाने में, ठीक है। अगर कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी में होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड हुए होते हैं विद न्यूक्लियस, विद एटम, ठीक है, टाइटली बाउंडेड विद एटम ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। इसमें अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी इसका अगर हम एटम देखें, एटम के ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन हम ये यहाँ से एनर्जी गेन करके अगर ये स्किप कर जाए यहाँ से और ये बाहर मूव करना शुरू कर दें फ्रीली, तो हम इसको कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर्स के अंदर फ्लो कर सकता है करंट। अगर इंसुलेटर की बात करें तो ये न्यूक्लियर की जो फोर्स है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने बहुत टाइटली इसको बाउंड किया हुआ है, अब ये अपने एटम से निकल के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। सो जब तक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। सो ड्यू टू द attractive force of attraction between the nucleus and the valence electron, these electron are tightly bounded, और इन tightly bounded electron की वजह से हमारे पास free electrons नहीं होते और free electron ना होने की वजह से हमारा कोई भी current flow नहीं करता, ठीक है। सो ये हमारी बेसिक हमारा डिफरेंस है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर जाता है, क्यों करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हुए होते हैं अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के साथ, और जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास जब तक अवेलेबल नहीं होंगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14.7। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.8 की तरफ। 14.8 is explain the energy dissipation in a resistance. What is the Joule's law? So ये हमारा एक लॉन्ग आर्टिकल है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। सो इस क्वेश्चन के लिए आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं ऑन द टॉपिक 14.10, ठीक है। The next question is 14.9 and it is the what is the difference between DC and AC? DC is the direct current and AC is the alternating current. So अब हमने DC और AC में डिफरेंस बताना है। AC क्या होता है? DC जो है ये हमारा क्या है जिसकी जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, वो करंट। सो जो यूनिडायरेक्शनल हो, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव ही यूँ मूव करता रहेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव हम नहीं बना सकते क्योंकि डीसी करंट है ही ऐसा जो यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। एसी में क्या है? क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इट मीन्स ये अपने जो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं रहेगा, मतलब इस लिहाज से तो रहेगा कि एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये किस तरह से होता है कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव भी फ्लो करता है। इसके जो डायरेक्शन है वो हमें इन्वर्स होती हुई नजर आ रही है कि ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज हो रही हो हम इसको कहते हैं पोलैरिटी, ठीक है। सो पोलैरिटी इसकी चेंज हो रही है, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज नहीं होती, पोलैरिटी रिमेन सेम, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए है तो पॉजिटिव के लिए ही फ्लो करेगा। लेकिन अब एसी में क्या है? पोलैरिटी चेंज होती है और पॉजिटिव के लिए है, नो डाउट पॉजिटिव के लिए भी है और नेगेटिव के लिए भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल भी इसका एग्जिस्ट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल भी एग्जिस्ट करेगा।
सो अब अगर हम सेकेंड पॉइंट लिखे डीसी का, सो इसमें जस्ट हाफ साइकिल एग्जिस्ट करता है, हाफ साइकिल होता है, यानी चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो इस तरह से पॉजिटिव के लिए, और चाहे वो नेगेटिव के लिए, ठीक है, बल्कि ये नेगेटिव में तो नहीं ही होता, मोस्टली पॉजिटिव में ही होता है, लेकिन जस्ट इसका हाफ साइकिल होता है। और इसमें क्या होता है कि हाफ साइकिल होता है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव, ये अपर जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाफ साइकिल होता है फॉर द नेगेटिव, ठीक है। सो ये नीचे हाफ साइकिल जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल शो करे, तो इसमें दोनों साइकिल एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी, जबकि डीसी में जस्ट एक हाफ साइकिल एग्जिस्ट करता है, या वो पॉजिटिव के लिए होगा या वो नेगेटिव के लिए होगा, ठीक है। सो हमने डीसी में क्या पढ़ा कि इसकी पोलैरिटी जो है वो सेम रहती है, इसके अंदर जो साइकिल्स बनते हैं वो जस्ट हाफ साइकिल्स होते हैं जो कि किसी एक तरह के करंट को शो कर रहे होते हैं, यानी पॉजिटिव के लिए फ्लो करें तो पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव के लिए। लेकिन एसी में पोलैरिटीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और हाफ साइकिल जो पॉजिटिव के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और हाफ उसी कर्व के अंदर नेगेटिव के लिए भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम देखें कि डीसी जो है हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इन एसी, ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। इसके लिए हम फर्दर रेक्टिफायर्स वगैरह यूज करते हैं, डायोड्स होते हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डीसी को हम एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और हमारी जितनी भी बैटरी के सोर्सेज वगैरह हैं, बैटरी या सेल, उसमें जो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है वो डीसी होता है, ठीक है। सो ये हमारे क्या हो गए डीसी एंड एसी में डिफरेंस के, एक तो इनमें पोलैरिटी डीसी के लिए सेम रहती है लेकिन एसी में चेंज होती रहती है। डीसी में सिर्फ हाफ साइकिल एग्जिस्ट कर रहा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन एसी में दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एट अ टाइम, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी एंड नेगेटिव हाफ साइकिल भी। देन हमने पढ़ा कि डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन जो सोर्सेज हैं डीसी के वो हमारे पास डिफरेंट बैटरीज हैं और जो सेल वगैरह हम यूज करते हैं। सो ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14.10. 14.10 question is discuss the main features of the parallel combination of the resistor. So resistor के हमने parallel combination को जो है डिस्कस करना है। parallel combination of the resistor किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें resistors जो हैं वो एक दूसरे के parallel कनेक्ट हुए हो, ठीक है। तो ये जो हमारा combination बनेगा हम उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास parallel combination of the resistors, ठीक है। लेट सपोज हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये पैरेलल फैशन में इनको हमने अटैच किया हुआ है। अब अगर हम इसके साथ एक बैटरी या सेल वगैरह कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हम क्या प्रोवाइड करें, वोल्टेजेस, ठीक है। वो वोल्टेजेस जो हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। ये लेट सपोज R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। अब अगर हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि हर जो हमारा वोल्टेजेस हैं वो हर एक एक रेजिस्टर को इक्वल मिलते हैं, यानी इसको अगर हम यहाँ बात करें तो V वोल्टेज ही मिलेंगे। लेट सपोज 20 वोल्ट अप्लाई किए तो इसको भी 20 मिलेंगे। अगर इसकी बात करें इसको भी 20 मिलेंगे, इसको भी 20 मिलेंगे। इट मींस पहली बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस जो हैं जितने हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है, चाहे वो V1 हो, इसको V1 V2 V3 से रिप्रेजेंट कर लें कि V1 फॉर रेजिस्टर R1 उतना ही V2 होता है, उतना ही V3 होता है। इट मींस हम सारों को V के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। देन आ जाती है हमारे पास
बात करंट की, क्यों? क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कुछ करंट इस पाथ में जाएगा I1, कुछ इसमें जाएगा I2, कुछ इसमें जाएगा I3। इट मींस यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सो I जो है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि I जो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे थे वो तब आएगा जब हम तीनों को ऐड करेंगे। तीनों ये जितने मर्जी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम 3 ज्वाइन कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें इसी तरह से चलता जाएगा कि वोल्टेजेस सेम रहेंगे हर रेजिस्टर के अक्रॉस, बट जो करंट है हमारा वो चेंज होता जाएगा, मतलब हर रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ डिफरेंट करंट की वैल्यूज हमें शो होंगी, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ अगर हम देखें V इक्वल्स टू IR, और I की वैल्यू अगर हम सेपरेट आउट करना चाहें तो क्या आएगी V ओवर R, ठीक है। तो V ओवर R हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट बन जाएगा कि हमने यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ V1 ओवर R, V1 नहीं लिखा क्योंकि वो भी V के इक्वल है, देन R1 क्योंकि ये V1 किसके अक्रॉस था, R1 के, लेकिन V1 भी V के इक्वल है तो V एज इट इज रहा, लेकिन R1 हमने मेंशन किया। I2 के लिए V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 अप टू सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारी जो इस साइड पे रेजिस्टेंस आएगी वो कब आएगी, वो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास R1 भी है, R2 भी, R3 भी है। हम जब सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आएगी जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब V दोनों साइड्स पे कॉमन आ रहे हैं, हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। RE इक्वल्स टू V को यहाँ से कॉमन निकालेंगे 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो ये V इस V से कैंसिल आउट हो जाएगा और अब हमारे पास क्या आ चुकी है, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुकी है विच इज इक्वल टू R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 3 बेसिक जो उसके फीचर्स हैं उसको डिस्क्राइब किया कि वोल्टेजेस सेम रहते हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है। देन हम अगर करंट की बात करें तो करंट डिवाइड हो जाता है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। सो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर हम लोग रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, क्योंकि तीनों की अलग अलग है, तो जब तीनों को ऐड करेंगे उनका रेसिप्रोकल लेके तो हमारे पास एक रेसिप्रोकल में ही जो है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो ये थे मेन फीचर्स ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशंस।